नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। दूसरे शहरों में जाकर काम करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार लेने जा रही है फैसला। इसके बाद हम जानेंगे होम आइसोलेशन खत्म करने के खिलाफ क्यों है दिल्ली सरकार। इसके बाद हम जानेंगे पुलिस को मिली सुशांत के YRF संघ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज। इसके अलावा पीएम मोदी के कोई भी भारत की सीमा में नहीं घुसा वाले बयान पर पीएमओ की सफाई, का विवाद पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त ने कहा उन्हें मौत से सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ही बचा सकती थी। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 4 लाख के पार हो गई। सिर्फ 9 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 3 से 4 लाख हो गया। देश में 11 जून को 2,98,289 मरीज थे, जो आज बढ़कर 4,05,66 हो गए। मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। पहले पायदान पर अमेरिका है, यहाँ 22,98,108 मरीज है, जबकि ब्राजील 10,38,568 और रूस 5,76,952 दूसरे और तीसरे स्थान पर है। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी कोरोना मरीजों को 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखने का फैसला वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अब नए मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा जिन्हें क्लिनिकल असेसमेंट के बाद अस्पताल में भर्ती कराने लायक नहीं पाया जाएगा। जिन मरीजों में हल्के लक्षण होंगे वे पहले की तरह घर में आइसोलेट हो सकेंगे। एक दिन पहले उपराज्यपाल ने सभी मरीजों को क्वारंटीन सेंटर में रखने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। इधर देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,05,66 हो गई। तमिलनाडु में 2,396, राजस्थान में 158, मध्य प्रदेश में 142 मरीज मिले। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकार से मिली जानकारी के आधार पर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दूसरे शहरों में जाकर काम करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार लेने जा रही है फैसला। दूसरे शहरों से आकर काम करने वालों के लिए नई रेटल हाउसिंग स्कीम को जल्द मंजूरी मिलने वाली है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हाउसिंग मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेज दिया है। शनिवार को रियल एस्टेट डेवलपर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अलग से राहत पैकेज की भी मांग की। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेटल हाउसिंग स्कीम के लिए कैबिनेट नोट को हाउसिंग मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया। इस स्कीम के तहत कंपनियों को अपनी जमीन पर रेटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए इन्वेंटिक्स मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। होम आइसोलेशन खत्म करने के खिलाफ क्यों है दिल्ली सरकार। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल केसों की संख्या 53,116 हो चुकी है, जिनमें से 23,569 रिकवर हो चुके हैं। साथ ही 2,035 मौतें हो चुकी हैं, यानी करीब 30,000 एक्टिव केसेस राष्ट्रीय राजधानी में है। ऐसे में होम आइसोलेशन की सुविधा खत्म कर दी जाए तो राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्थ केयर का दम टूटने में वक्त नहीं लगेगा। 3 दिनों से दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना 2,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। दिल्ली में केस बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस आदेश का विरोध किया है, जिसमें होम क्वारंटीन सुविधा खत्म किए जाने और कम से कम 5 दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटीन किए जाने की बात कही गई है। यह आदेश क्यों आया और क्यों इसका विरोध जारी है, बात करेंगे आज के लिए बड़ी खबर की। 2 घंटे में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित इन शहरों में तूफान की संभावना, चलेगी धूल भरी आंधी और बारिश। मौसम ने एक बार फिर करवट बदला है। संभावना जताई जा रही है 2 घंटे के भीतर बागपत, मध्य पूरब, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, सोनीपत में तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चलेगी और तेज बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार देर रात दिल्ली, NCR समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्री मानसून की बारिश हुई है। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उस समय मध्य पाकिस्तान से पूर्वी भारत तक एक टर्फ बनी हुई है। इससे पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से आने लगी है। अनुमान है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून 24 जून या 25 जून तक उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में पहुंच जाएगा। इससे पहले अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी मध्य के कुछ हिस्सों में गरज और धूल भरी आंधी के साथ प्री मानसून बारिश हो सकती है। इसके बाद झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पुलिस को मिली सुशांत सिंह के यश राज फिल्म संघ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड अभी भी लोगों के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। अभी तक एक्टर की आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई। कहीं उनकी मौत का डिप्रेशन से जोड़ा जा रहा है तो कहीं बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और यूपिंग को उनके इस कदम का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक्टर के सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने भी अब जांच तेज कर दी है। एक्टर के निधन को 6 दिन हो गए हैं। अब तक मुंबई पुलिस मामले में 15 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले को अलग अलग एंगल से देख रही है ताकि एक्टर के इस कदम का पता लगाया जा सके।
सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में जांच की अपडेट देते हुए मुंबई पुलिस डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने बताया, सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनके प्रबंधकीय स्टाफ का बयान दर्ज किया गया है। बात करेंगे आज के अगली बड़ी खबर की। क्यों हार गए सुशांत सिंह राजपूत? क्या भंसाली ने उनसे फिल्में छीनी थी और करण यशराज साजिद एकता ने बयान कर दिया था? 34 साल के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की? क्या वे डिप्रेशन में थे या उन्हें कुछ लोगों ने ऐसा करने पर मजबूर किया? इस गुत्थी को सुलझाने में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दिया है। सुशांत के परिवार और शुभचिंतकों का मानना है कि वे आत्महत्या करने वालों में से नहीं थे, उन्हें उकसाकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। अब उन्हें न्याय दिलाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन चल रही है और मुकदमा भी किया गया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुशांत से फिल्में छीने जाने की बात उठाई। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री जितेंद्र आव्हाड, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी मामले को उठाया। इन सब के बीच दैनिक भास्कर टीम ने कईयों की जोड़ने की कोशिश में घटनाक्रम, बयानों, इंडस्ट्री के जानकारों और सुशांत को करीब से जानने वालों से बात करके 2 रिपोर्ट बनाई है। आज पहली रिपोर्ट सुशांत को फिल्में मिलने, छीने जाने और टूटने की पूरी कहानी, लेकिन सबसे पहले घटनाक्रम। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन ने बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने के लिए 5,161 उत्पादों में से 97% टैरिफ हटाया। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच सोमवार को हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। चीन अपने व्यापारिक रणनीतियों के जरिए भी भारत को मुंह चिढ़ाने की कोशिशों में जुट गया है। चीन ने अपना नया पैतरा दिखाते हुए बांग्लादेश पर आर्थिक मेहरबानी दिखानी शुरू कर दी है। इससे पहले चीन नेपाल को भारत के खिलाफ लगातार उकसाने की हरसंभव कोशिश करता रहा है। अब चीन ने बांग्लादेश के लिए 5,161 उत्पादों पर 97% तक टैरिफ को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसकी पुष्टि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कर दी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तबूर हुसैन राणा अमेरिका में गिरफ्तार, भारत भेजने की संभावना। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमले की साजिश के मामले में अमेरिका में सजा काट चुके आतंकवादी तबूर राणा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। राणा को इस बार अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर से अरेस्ट किया गया है और भारत भेजे जाने की प्रबल संभावना है। दरअसल मुंबई आतंकी हमले में वांछित पाकिस्तानी कनाडाई मूल के तबूर राणा के खिलाफ भारत प्रत्यार्पित करने का मामला लंबित है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले आतंकवादी तबूर राणा को जेल से रिहा किया गया था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के पूरे सहयोग के साथ पाकिस्तानी कैनेडियाई नागरिक के प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है। राणा की जेल की सजा 14 साल की दिसंबर 2021 में पूरी होने वाली थी, लेकिन उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया था। चलिए जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर में क्या है। ट्रोलिंग से परेशान सोनाक्षी सिन्हा, एक्ट्रेस ने डीएक्टिवेट किया ट्विटर अकाउंट। लिखा, आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में। सोनाक्षी सिन्हा ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस ने ट्रोलिंग और बलिंग से परेशान होकर यह कदम उठाया है। शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसका ऐलान किया। सोनाक्षी ने अमेरिकी एक्ट्रेस और कॉमेडियन एमी पोलर की एक फोटो साझा करते हुए लिखा है, आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में, बाय ट्विटर। फोटो में एमी विक्ट्री का साइन दिखाती नजर आ रही है। सोनाक्षी ने एमी पोलर की जो फोटो साझा की है उसके साथ भी अपना संदेश मर्ज किया है। एक्ट्रेस ने लिखा है, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए पहला कदम नेगेटिविटी से दूर रहना है और यह इन दिनों ट्विटर से ज्यादा कहीं नहीं। चलो मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करती हूँ, बाय गाइज, अलविदा मित्रों। अगली बड़ी खबर में क्या है आइए जानते हैं। राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले भाजपा विधायक ओम प्रकाश सकलेचा पॉजिटिव, संपर्क में आए 4 विधायकों का भी टेस्ट हुआ। मध्य प्रदेश भाजपा के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सकलेचा एक दिन पहले ही राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे थे। अब उनके संपर्क में आने वाले विधायकों का टेस्ट किया जा रहा है। अब तक 3 विधायक देवीलाल धाकड़, यशपाल सिंह सिसोदिया, अनिरुद्ध मारू और दिलीप सिंह मकवाना ने भोपाल के जेपी अस्पताल में टेस्ट कराया है। बाद में इन विधायकों ने कहा कि सावधानी के लिए जांच जरूरी है, क्योंकि हम चुनाव के समय विधानसभा में सकलेचा के साथ थे। सकलेचा की पत्नी को भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया, वे बीते 2 दिन से सकलेचा के साथ थे। शुक्रवार को वोटिंग भी साथ में की। इससे एक दिन पहले हमने 14 विधायकों के साथ मिलकर लंच किया था। हम तीनों ही सावधानी के लिए टेस्ट कराने आए हैं। उनके संपर्क में आने वाले सभी विधायकों को भी कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने पीपीई किट पहनकर राज्यसभा चुनाव में वोट डाला था। जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. तिवारी ने बताया कि विधायक यशपाल की पत्नी ने भी टेस्ट कराया है। चारों विधायक और उनके गनमैन, ड्राइवर समेत अब तक 15 लोग अस्पताल में सैंपल दे चुके हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। विदेश मंत्रालय की चीन को 2 टूक, गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। चीन लगातार गलवान घाटी के ऊपर अपना दावा कर रहा है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने चीन को साफ शब्दों में जवाब दे दिया है।
विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी इलाके पर चीन की संप्रभुता के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस इलाके के संबंध में स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। मंत्रालय ने कहा कि गलवान घाटी में एलएसी को लेकर चीनी पक्ष की ओर से बढ़ा चढ़ाकर और झूठे दावे करने के प्रयास स्वीकार नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गलवान पर चीन का दावा अतीत की चीन की स्थिति के अनुरूप नहीं है। भारतीय सेना गलवान घाटी समेत भारत चीन सीमा क्षेत्रों के सभी सेक्टरों में एलएसी के संरक्षण से पूरी तरह परिचित है। बयान में कहा गया कि गलवान घाटी को लेकर कहा कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय सैनिक लंबे समय से इस इलाके में गश्त करते रहे हैं और कोई घटना नहीं हुई। गलवान को लेकर चीन के दावे पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि मई की शुरुआत से चीनी पक्षी क्षेत्र में भारत की सामान्य गश्त प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि चीनी पक्ष की तरफ से अतिक्रमण की गतिविधियों का हमेशा हमारी ओर से उचित जवाब दिया गया है। बात करेंगे आज के लिए बड़ी खबर की। पीएम मोदी के कोई भी भारत की सीमा में नहीं घुसा वाले बयान पर पीएमओ की सफाई, कहा विवाद पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा और न ही किसी भारतीय चौकी पर कब्जा किया गया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। अब पीएमओ ने सफाई करते हुए कहा कि पीएम की टिप्पणी पर इस तरह से विवाद पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए जानते हैं पीएमओ ने क्या कहा। पीएमओ ने कहा है, पीएम मोदी की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा की ओर चीनी सेना की कोई मौजूदगी न होने वाली टिप्पणियां सशस्त्र बलों की वीरता के बाद के हालात से जुड़ी है। सैनिकों के बलिदानों ने ढांचागत निर्माण और 15 जून को गलवान में अतिक्रमण की चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया। पीएमओ ने आगे कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है जब वीर सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की टिप्पणियां गलवान में 15 जून की हुई घटनाओं पर केंद्रित थी जिसमें 20 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। पीएमओ ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट रुख है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को पार करने की किसी भी कोशिश का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।